आज जो दोस्तों हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है हमारी जो डेफिनेशन थी डेमोक्रेसी की, उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, डेमोक्रेसी इज़ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। तो यहाँ पे दोस्तों हम शुरुआत अब हम सबसे पहले इससे करते हैं कार्टून से। इस किस प्रकार से समझें इस डेमोक्रेसी की डेफिनेशन को इस कार्टून के थ्रू। तो उसमें मैंने क्या बताया था कि जो है कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। तो यहाँ पर रूलर्स इलेक्टेड किसके द्वारा किए जा रहे थे? पीपल्स के द्वारा। लेकिन आप इस कार्टून को देखिए, ये कार्टून बनाया गया है। इस कार्टून में देखिए डेमोक्रेसी को कौन इलेक्ट कर रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, डेमोक्रेसी को सोल्जर इलेक्ट कर रहे हैं। और ये कार्टून है कहाँ का? ये कार्टून आपका इराक का है, जहाँ पे अमेरिका की प्रेजेंस में इलेक्शन कराए गए थे। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब है? यहाँ डेमोक्रेसी को सोल्जर्स खड़ा कर रहे हैं, यानी कि यार, लेकिन हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। तो ये एक प्रकार का कमेंट है अमेरिका पे कि दूसरे देश पर आप किस प्रकार से डेमोक्रेसी को थोप रहे हो। वो एक्चुअल में डेमोक्रेसी नहीं है, वो एक्चुअल में तुम्हारे किसी दूसरे देश का दूसरे देश पर शासन है। यहाँ पे आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट दिख रही होगी, ये आपका देखो कैपिटल एम दिखाया गया है डेमोक्रेसी में। तो इस कैपिटल एम का मतलब है मिलिट्री से, यानी कि इस डेमोक्रेसी में मिलिट्री का बहुत ज़्यादा रोल है। तो यहाँ पे जो है कि शासन डेमोक्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है कि डेमोक्रेसी सेना के द्वारा खड़ी की गई है। तो चलिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम देखते हैं और आगे जो फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के वो क्या क्या होंगे। और उन फीचर्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले मुख्य रूप से ही डेफिनेशन को ही समझना है। इस डेफिनेशन में जो क्या क्या है, इस रूलर्स का क्या मतलब है, ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का क्या मतलब है, किस प्रकार से इलेक्शन होंगे इलेक्टेड बाय द पीपल्स, कब उसको डेमोक्रेसी कहा जाएगा, रूलर्स किसको कहा जाएगा, किस प्रकार का इलेक्शन होना चाहिए जिससे हम कह सकें कि वो एक अच्छा है, अच्छी तरह से यहाँ पर चुनाव हुए हैं, उनको डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहा जा सकता है। लोग कौन हैं जो कि आपको जो है कि इलेक्ट करने वाले, पीपल्स किसे कहा जाएगा। और इसके अलावा यही और जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होगी, यानी कि सरकार जो है कि यदि आपकी सरकार जो है कि नियुक्त हो चुकी है तो वो किस प्रकार की है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा रूल्स, लोगों के अधिकारों का हनन करने वाली तो नहीं है। इस प्रकार के बेसिस पे हम जो है कि मुख्य रूप से इस डेफिनेशन को क्रिएट करेंगे और इस डेफिनेशन का मतलब समझेंगे। ये छोटी सी डेफिनेशन है लेकिन इसके बहुत ज़्यादा मतलब है। अच्छा, आप यहाँ पर देखिए, जो पहली चीज़ है कि जो है कि रूलर्स आर इलेक्टेड, सबसे पहला है इसमें देखिए कि जो मेजर डिसीजन आई हैं जो है कि इलेक्टेड लीडर्स के द्वारा लिए जाने चाहिए। क्योंकि क्या है, क्योंकि जो लोगों को हम इलेक्ट कर रहे हैं वही यदि डिसीजन ले रहे हैं तभी तो माना जाएगा कि जो है कि पीपल्स के द्वारा जो कि डिसीजन लिया जा रहा है। तो आप यहाँ पे एक उदाहरण देख सकते हो, एक पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान के उदाहरण में क्या है, जनरल परवेज मुशर्रफ हैं, उन्होंने एक मिलिट्री कूप किया, यानी मिलिट्री के द्वारा तख्ता पलट कर दिया अक्टूबर 1999 में। वहाँ पे जो पहले से डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने वहाँ से फेंक दिया, अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव अपनी कंट्री का, पाकिस्तान का डिक्लेयर कर दिया। चीफ एग्जीक्यूटिव मतलब जिसके द्वारा सारे दिशा निर्देश दिए जाएंगे। इसके अलावा बाद में फिर उसने 2002 अपने आप को एज ए प्रेसिडेंट भी डिक्लेयर कर दिया। 2002 में उसने रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम, जैसा कि मैं पिछली भी एक वीडियो में बता चुका हूँ, रेफरेंडम में सारी जनता किसी भी डिसीजन पर एक साथ वोट करती है। तो इसके अलावा फिर उसने 5 साल का अपना और एक्सटेंशन करा लिया कि 5 साल तक वही प्रेसिडेंट रहेगा। लेकिन जो पाकिस्तान में बहुत सारी मीडिया थी और जो रेफरेंडम मीडिया थी और जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन थे, उन्होंने कहा कि जो है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, यहाँ पे जो है कि फ्रॉड हुआ है और जो रेफरेंडम में गलत तरीक़ा का रेफरेंडम को यूज़ किया गया है, यानी कि रेफरेंडम सही नहीं हुआ है, उसमें मिलिट्री का यूज़ करके उसके फेवर में रेफरेंडम को करा लिया गया है। लेकिन फिर उसमें देखोगे आप 2002 में उसने क्या एक ऑर्डर इशू कर दिया, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या हुआ था, उसने जो है कि ये डिक्लेयर किया कि जो है कि पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो जो है कि डिसमिस कर सकता है नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली, यानी कि जो विधानसभा होती है राज्य में और जो है कि केंद्र में लोकसभा होती है, वो इसको डिसमिस कर सकता है, यानी कि वो चाहे तब उसको भंग कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ। और इसके अलावा एक और ये चीज़ थी, ये सिविलियन की कैबिनेट है, यानी जो लोगों को इलेक्ट किया था लोगों ने, उसको जो है कि सुपरवाइज किसके द्वारा किया जाएगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। जैसे कैबिनेट होती है, कैबिनेट सारे डिसीजन पूरे अपने आप लेती है, लेकिन इसने ये कह दिया कि अब जो सारे डिसीजन है कैबिनेट के वो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं, वो जो है कि उनके डिसीजन को देखेंगे। यानी कि कैबिनेट का जो भी डिसीजन होगा वो फाइनली तब माना जाएगा जब उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अप्रूव कर देगी। तो इसका क्या मतलब, यही तो सबसे दिक्कत वाली चीज़ है कि वहाँ पे अब यहाँ देखिए आप
पाकिस्तान में इलेक्शन भी हुए, लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव भी चुने, लेकिन फाइनल पावर किसके पास है कि जो कोई भी डिसीजन लेना है वो कौन ले सकता है? सिर्फ अकेला कौन? जनरल मुशर्रफ और जो मिलिट्री के ऑफिसर्स थे इसमें जो है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। तो अब बताओ रूलर्स जो है कि रूलर्स जनता के द्वारा कहाँ इलेक्ट किए गए? रूलर्स तो कोई और है, जनता ने जिसको इलेक्ट किया तो वो तो अपना हिसाब से रूल ही नहीं कर पा रहा। तो इस प्रकार से डेफिनेशन में देखिए, रूलर्स आर इलेक्टेड बाई द पीपल, रूलर्स हमेशा लोगों के द्वारा इलेक्ट किए जाने चाहिए। तो आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जो है कि वहाँ आपको देखोगे कि पाकिस्तान में आपको लगेगा तो ऐसा जैसे कि आपको जो है कि डेमोक्रेसी है भाई, वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, प्रेसिडेंट भी है, तो वहाँ पर राजा भी नहीं है, तो ये कि डेमोक्रेसी है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो फाइनल डिसीजन है वो लोगों के द्वारा इलेक्ट किए गए लोगों के पास नहीं है। जैसा कि यहाँ आप भी देखिए, बुक में भी लिखा हुआ है, पीपल मे हैव इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव, लोगों ने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुना है, लेकिन जो है कि दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट रियली रूलर, वास्तव में वो एक रूलर्स नहीं है, वो कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते। इस प्रकार से जो है कि फाइनल डिसीजन लेने की जो पावर है वो जो है कि आर्मी ऑफिसर्स के पास है। ये जो है कि डिक्टेटरशिप, ये ऐसा होता है, आप डिक्टेटरशिप में भी देख सकते हो, यहाँ पर राजा रहते हैं वहाँ भी देख सकते हो। यानी कि फॉर्मली ये हुआ कि जो लोगों को इलेक्ट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, वह रियल पावर है जो कि इलेक्टेड नहीं किए गए थे। इस प्रकार जैसा कि हमने पिछले भी एग्जांपल में देखा था कि जो है कि पोलैंड की गवर्नमेंट को जो है कि रशिया कंट्रोल कर रहा था, और जो है कि चिली की गवर्नमेंट को अमेरिका के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था। यानी कि जो है कि रियल पावर थी वो किसी एक्सटर्नल आदमी के पास थी। तो इस प्रकार से हम निकलते हैं कि जो पहला फीचर निकल के आता है डेमोक्रेसी का वो यही है कि जो फाइनल डिसीजन है, मेकिंग पावर है, वो जो है कि किसके पास में होनी चाहिए? रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाई द पीपल, उन लोगों के पास होनी चाहिए जो जिनको लोगों ने चुना है। इस प्रकार से थोड़ा हम देखो दोस्तों, इन कार्टूनों को भी तो हमने देख लेते हैं, कार्टूनों बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। तो इसमें क्या है आप देख सकते हो, ये यहाँ पे है, ये एक स्मॉल सीरिया है, ये इस वेस्ट एशियन कंट्री है। तो यहाँ पे दिखाया हुआ है कार्टून, यहाँ पे ये जो आदमी है अंदर, ये जो है कि बाथ पार्टी का मेंबर है, और ये आपकी डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी को अंदर यानी कि सीरिया में ये डेमोक्रेसी लानी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको जो अल बाथ पार्टी है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस चुके थे, उसका मेंबर बनना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है? यानी कि वहाँ डेमोक्रेसी सिर्फ इसी पार्टी की है, यानी कि इसकी यदि डेमोक्रेसी में यदि इसको एज ए फाइनल पावर इस व्यक्ति के पास रहेगी तो ही डेमोक्रेसी वहाँ पे आ सकती है, नहीं तो मतलब वो चाहते हैं कि हम जो फॉर्मल डेमोक्रेसी दिखाएं लेकिन रहे हमारी तानाशाही। समझ गए? तो इस कार्टून में सिर्फ यही दिखाया गया है। और इसके अलावा जो ये वाला कार्टून है इसमें आप देख सकते हो, इसमें देखो क्या है, ये डेमोक्रेसी है और ये सोल्जर है, इसके हाथ में बंदूक है। तो इसका इस कार्टून में जो है कि इससे रेफरेंस, ये लैटिन अमेरिका का कार्टून है, इससे मतलब यही निकल के आता है कि जो डेमोक्रेसी है उसको जो है कि अंदर इसके अंदर सोल्जर्सों ने कब्जा करके उसको अंदर कर लिया है। इसे आप कह सकते हो कि बूथ कैप्चरिंग हो गई है, जैसे बूथ पर आर्मी के द्वारा ही ज़बरदस्ती से किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति के लिए वोटिंग कराई जा रही है। यहाँ पे बूथ कैप्चरिंग का ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। यहाँ पे आप पाकिस्तान पे भी अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि वहाँ मिलिट्री ने ही रेफरेंडम में जो है कि वोट जो है परवेज़ मुशर्रफ को 2002 के रेफरेंडम में दिलवाए थे। तो इस प्रकार से देख सकते हो यहाँ पर डेमोक्रेसी को आर्मी ने कब्जा रखा है, बस दिखाने के लिए डेमोक्रेसी है, लेकिन रूल कोई दूसरा आदमी बंदूक के दम पर कर रहा है। चलो ठीक है, आपको ये मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब दूसरा आता है, यहाँ पे आता है आपका फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अच्छा, अब दूसरा ये, चलो चुनाव हो रहे हैं, अब चुनाव लेकिन किस प्रकार से हो रहे हैं? क्या चुनाव जो है कि फेयर हैं? चुनाव में कोई गड़बड़ तो नहीं है? अब तो उसे आप कैसे डेमोक्रेसी कह दोगे? क्योंकि भाई डेमोक्रेसी के लिए तो फ्री होनी चाहिए, मतलब स्वतंत्र और जो है कि निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। तो जैसा कि इसमें भी आप उदाहरण दे सकते हो, यहाँ पे एक चाइना का एग्जांपल लेंगे, दूसरा एक मैक्सिको का एग्जांपल लेंगे। तो यहाँ भी बड़ा इंटरेस्टिंग, आप चाइना में देखिए हर 5 साल बाद जो कि यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, हर 5 साल बाद यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन उसकी जो पार्लियामेंट है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोलते हैं, यहाँ पे नेशनल पीपुल्स कांग्रेस, यहाँ पे कहा जाता है क्वांगो रेनमिन डेबियो डाहुई, आप इसको लिख लीजिएगा, ये चाइनीज़ वर्ड है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस। यहाँ पे क्या है, 3000 यहाँ पे जो है कि मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं, जैसे कि हमारी जो है कि लोकसभा होती है इसमें 543 मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। और तो इस प्रकार से यहाँ जो है कि 3000 जो इलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन
कुछ मेंबर्स हैं जो आर्मी के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। आप देखोगे कि लेकिन यहाँ पे आपको यदि चुनाव लड़ना है तो यहाँ पे आपको पहले चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है उससे परमिशन लेनी पड़ेगी। जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हैं या कोई छोटी पार्टी है वो इसी के द्वारा जुड़ी हुई है चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के, वही सिर्फ जो है कि इलेक्शन लड़ सकते हैं। और जैसे कि 2002-2003 से यहाँ पे इलेक्शन किए जा रहे हैं और हमेशा ही सरकार जो है कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बनाई जा रही है। तो इसका क्या मतलब है, यानी कि वहाँ लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है कोई भी इलेक्शन चुनने का, दूसरा आदमी खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। जैसे कोई गांव में क्या है आपका जो है कि इलेक्शन हो रहा है, कोई दबंग आदमी है, कोई दबंग आदमी तो दूसरे को चुनाव लड़ने ही नहीं दे रहा है, वो उसको जो है परेशान रखता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वहाँ एक ही पार्टी है तो लोगों को जो है कि ऑप्शन नहीं मिल पाता दूसरे आदमी को इलेक्ट करने का, मौका करने का। तो यहाँ पे भी देखो इलेक्शन हो रहे हैं, रूलर्स भी इलेक्ट किए जा रहे हैं, प्रेसिडेंट है, सब कुछ है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो एक तरह से यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि लोगों के पास अपने रूलर्स को चॉइस करने की कोई भी सुविधा नहीं है। अब यहाँ पे देखिए एक दूसरा एग्जांपल है। यहाँ तो चलो चाइना में तो एक पार्टी थी, लेकिन यहाँ मैक्सिको में देखिए स्वतंत्रता 1930 में मिल गई। आप प्रत्येक 6 साल बाद देखो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं और जो है कि यहाँ पर कंट्री कभी भी जो है कि मिलिट्री और डिक्टेटर रूल भी नहीं रहा यहाँ पर, फिर भी ये देखो डेमोक्रेसी क्यों। इसका कारण क्या है, 2000 तक देखोगे एवरी इलेक्शन, प्रत्येक इलेक्शन है सिर्फ एक ही पार्टी के द्वारा जीता जा रहा है। इसका नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अच्छा ऐसा क्या है, यही पार्टी हमेशा जो है चुनाव जीतती रहती है, और भी पार्टियाँ हैं। जैसा कि चाइना में तो ऐसा था कि कोई पार्टी नहीं जो है कि चुनाव लड़ रही थी, लेकिन यहाँ क्या देखोगे, अपोजिशन पार्टी डिड कंटेस्ट इलेक्शन, अपोजिशन की पार्टियाँ इलेक्शन कर रही हैं लेकिन वो कभी भी जीत पाने को मैनेज नहीं कर पा रही हैं। इसका क्या मतलब है, जो PRI है ये पार्टी है इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ये कुछ ट्रिक्स यूज करती है, डर्टी गंदी ट्रिक्स यूज करती है इलेक्शन को जीतने के लिए। यानी कि वो क्या क्या करेगी, देखिए इसके काम देखिए, जो सरकारी ऑफिसर हैं वो उसकी पार्टी की मीटिंग को अटेंड करेंगे, जो टीचर्स होंगे स्कूल में वो उसके पेरेंट्स को फोर्स करेंगे, बल लगाएंगे कि अपने पिताजी आपके जो पेरेंट्स हैं वो हमारी पार्टी के लिए जो है कि वोट करें। मीडिया है, मीडिया सारी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी हैं, दूसरी पार्टियां, उनकी किसी भी एक्टिविटी को मीडिया दिखाएगी नहीं और उनको क्रिटिसाइज करेगी, उनको गलत बताएगी, जबकि उस रूलिंग पार्टी को वो कुछ भी नहीं बताएगी। और उसके बाद क्या है ये वो, और देखो कितनी खतरनाक ट्रिक्स हैं कि जो पोलिंग बूथ है उसको ही लोग शिफ्ट कर देते हैं कि जो है कि एक जगह से दूसरी जगह पर, जिससे क्या होगा जो है कि लोग अपना जो है कि वोट डाल ही नहीं पाएँ। इसके अलावा जो ये PRI है ये पार्टी बहुत ज़्यादा पैसा भी कैंपेन में लगाती है अपने कैंडिडेट के लिए। तो देख सकते हो किस प्रकार से ये अकेली चुनाव जीतती रही 1938 से 2000 तक, कभी यही पार्टी हमेशा जीतती रही। तो क्या इस इलेक्शन को हम जो है कि डेमोक्रेटिक कह सकते हैं? नहीं, ये भी इलेक्शन जो है कि डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता। चाइना में तो कोई चॉइस ही नहीं थी, जबकि मैक्सिको में चॉइस थी, लेकिन जो है कि लोग अपनी चॉइस को फिर भी यूज नहीं कर पा रहे थे। तो इस प्रकार से जो है कि हम कह सकते हैं कि एक जो है कि ये सेकंड फीचर निकल के आता है डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। या डेमोक्रेसी जो है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव के बेसिस पर ही होनी चाहिए। और जो है कि जो करंट में जो पीपल्स हैं वो उनके पास चांसेज होंगे वो जो है कि हार सकते हैं। यानी कि जो लोग जो है कि इस समय शासन कर रहे हैं उनको हारने के चांस भी पूरे होने चाहिए, जीतने के चांस जिस प्रकार से हैं। तो इस प्रकार से 2 फीचर्स हमारे डेमोक्रेसी के हो जाते हैं दोस्तों। और यहाँ पे ऐसी पक्ष में हम जो है कि देखते हैं कि यहाँ पे एक कार्टून दिया हुआ है। ये कार्टून भी देखो इसी में पब्लिश किया गया था। ये कार्टून में क्या है, ये डेमोक्रेसी बनाई गई है। और इस डेमोक्रेसी में क्या है, ये जो आपको छोटे छोटे दिख रहे हैं ये पैसा के बैग्स हैं, ये सब पैसा के बैग्स हैं, ये पैसा भरा हुआ है इन्होंने। और ये जब पैसा इनमें भरा हुआ है तो यानी कि डेमोक्रेसी पैसों के द्वारा बनाई जा रही है, लोग खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, वोट बिक रहे हैं, वोट दिए जा रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी इस प्रकार से बनाई जा रही है, लेकिन ये एक्चुअल में डेमोक्रेसी नहीं है, ये एक प्रकार का गलत रूल है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे आपके 2 फीचर हो गए हैं डेमोक्रेसी के। अब हम जो है कि इसके अलावा और भी फीचर देखने वाले हैं, 2 फीचर और हैं इसके, उनको मैं दोस्तों अभी आपको अगली वीडियो में बताने वाला हूँ, अगली वीडियो में अभी बता दूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको कोई भी डाउट है तो इस चीज़ में तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो है कि नेक्स्ट और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, और जो है कि आप वीडियो को एंजॉय करिए। धन्यवाद।